कि आज के टाइम में एसएससी एग्जाम में दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है लाइक यूपीएससी। इसका मेन कारण क्या हो सकता है? कोचिंग आजकल धंधा बन चुकी है, आपको पता है। यूपीएससी में कहते हैं 8-8 घंटे पढ़ने चाहिए, तो एसएससी में कितने घंटे पढ़ने चाहिए? मतलब क्या ऐसा शेड्यूल, क्या स्पेसिफिक शेड्यूल है? क्या ऐसा घंटे डिसाइड नहीं करते आप कितने घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा ये बोलना है कि क्या इन सब्जेक्ट्स की क्या क्या स्पेसिफिक बुक हो सकती है? मतलब कहने का मतलब है कि इजी से हार्ड लेवल पे अगर मैं उस बुक को पकड़ के चलूँ, कोई बच्चा बुक को पकड़ के चले वो क्रैक कर ले, ये बता दीजिए आप। जैसे मैथ्स में क्या कर सकते हैं? मैथ में आप एक सबसे बेसिक बुक आती है, वो भावकाल मेंटेन होता है कि नहीं एमईए में? नहीं, एमईए में भूकाल बहुत ज़्यादा मेंटेन होता है। देखो ये टी शर्ट में जो पहना हुआ हूँ, जी जी जी, हाँ वही मैं देख रहा था एम्बेसी। हाँ, अफगानिस्तान एम्बेसी की टी शर्ट पहना हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ का भूकाल तो इस टाइप का है, देखो कि आपकी जो गाड़ी है ना, हाँ, बिना राष्ट्रपति के परमिशन लिए कोई आपकी गाड़ी को चेक नहीं कर सकता। कोई भी एम्बेसी हो, मैं अफगानिस्तान का ही नहीं बोल रहा, अच्छा अच्छा, किसी भी एम्बेसी में जी आप उसकी गाड़ी को चेक नहीं कर सकते बिना उसके होम मिनिस्ट्री से परमिशन लिए। आदाब, अभिनंदन, आभार। आप देख और सुन रहे हैं टॉक विद आदर्श। मैं हूं आपका प्यारा इनोसेंट होस्ट आदर्श अवस्थी। हर हफ्ते हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ नया, कुछ सीखने लायक और कुछ ऐसा जो आपके दिल को छू जाए। तो चलिए आज के पॉडकास्ट की एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गेस्ट के साथ जो कि एक एसएससी एस्पिरेंट है। तो एसएससी एस्पिरेंट का पॉडकास्ट लेने का मीनिंग ये है कि हम समझेंगे कि एक एसएससी एस्पिरेंट के लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं उस प्रिपरेशन के दौरान। तो चलिए आज के गेस्ट से हम बातचीत करते हैं क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं ऑफ एसएससी एग्जाम। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर प्रशांत सर। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, धन्यवाद आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर ऐसी बात नहीं है, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि आपने मुझे अपना प्रीशियस टाइम आपने मुझे दिया सर। तो सर मैं पॉडकास्ट का आपका पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि हम देखते हैं कि आज के टाइम में एसएससी एग्ज़ाम में दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है लाइक यूपीएससी। इसका मेन कारण क्या हो सकता है? देखो, कंपटीशन तो हमेशा बढ़ता ही रहता है जी, उसका ऐसा कोई कारण नहीं है कि कंपटीशन क्यों बढ़ता जा रहा है। जी जी, एक्चुअल में क्या कि बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जी जी जी, लेकिन पढ़ने का बहाना कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अच्छे से। जी जी जी, अब जैसे आप कोई पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन हो रहा है, सीधी सी बात है। जी 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 जी, जैसे आप मुखर्जी नगर में आए हो, मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे हो, जी जी, लेकिन वहाँ जाके देखो वहाँ 90% बच्चे तैयारी कर ही नहीं रहे, जी जी जी, लोग टाइम पास कर रहे हैं। जी, ऐसे लोगों ने कंपटीशन बढ़ा रखा है। अब आप देख रहे हो कहीं मुखर्जी नगर का रिजल्ट है ही नहीं, जितने भी लोगों का रिजल्ट हो रहा है गाँव से हो रहा है, जी, किसी का गांव से हो रहा है, किसी का छोटे से कस्बे से हो रहा है। जी, तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नजर पड़ रहा है, जी, और उसमें कंपटीशन बढ़ाने वाली तो कोई बात है ही नहीं। जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि हमारे रिजल्ट पे कंपटीशन का इतना इफेक्ट नहीं है। इतना इफेक्ट नहीं है, आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो। ओके सर, जैसे हम लोग कहते हैं कि बातचीत करते हैं कि जैसे यूपीएससी और एसएससी में टफनेस लेवल पे क्या डिफरेंस है? जी, यूपीएससी की बात की जाए तो उसमें ऑल इंडिया से 4 से 5 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं। ओके। उसके बाद में उसमें अप्रोक्स 15,000 स्टूडेंट मेंस देते हैं। ओके ओके। उसके बाद 5,000 लोग उसमें इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं। ओके ओके। उसके बाद 1,000 के अप्रोक्स वैकेंसी वगैरह रहती है। जी जी जी। उसमें से जाके लोगों का होता है, उसमें से भी रिपीटर रहते हैं, हर साल 100 के अप्रोक्स रिपीटर रहते हैं। ओके ओके। तो यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा हो जाएगा। जी जी जी। तो वो एक अलग ही है, उसमें अलग भी थोड़ा मायने रखता है। एसएससी में सर क्या है? एसएससी में क्या है, एसएससी का ये है कि जैसे अभी कोई लड़का पढ़ रहा है जी, तो किसी का प्रीलिम्स हो जाता है, मेंस हो जाता है, तो कोई कंप्यूटर में बाहर हो जाता है। जी जी जी। तो यही सब कमियां हैं। और डिफ़िकल्टी लेवल की बात करो तो यूपीएससी एसएससी से बहुत ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा डिफिकल्ट। उसमें सब्जेक्टिव लेकिन आज के टाइम पे हार्ड कुछ नहीं होता है एक्चुअल में। हाँ, वो आप तैयारी कैसी कर रहे हो वो ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा, जैसे उसमें सब्जेक्टिव चीज़ें आती हैं, एसएससी में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव चीज़ें, ये भी कारण हो सकता है क्या? हाँ, उसका रहता है। आप स्क्रिप्ट, जैसे आपका कंटेंट कितना अच्छा है, अच्छा, जैसे हैंड राइटिंग आपकी कितनी अच्छी है, ओके ओके, और आंसर राइटिंग आप कितना अच्छा कर रहे हो। अच्छा अच्छा। अब मैंने देखा है जैसे अपने सर्किल में जितने भी लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जी जी जी, मैं वो देखता हूँ, वो पूरे दिन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वो पूरे दिन ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहते हैं। एक भी पेज वो दिन में आंसर राइटिंग नहीं करते। लेकिन यूपीएससी का गेम है, जो लड़का 10 पेज डेली दिन में टाइप नहीं करेगा, जी जी, वो यूपीएससी कर ही नहीं सकता है।
और एसएससी की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, जैसे उसमें क्या होना चाहिए? एसएससी में आप जितना शेड्यूल टेस्ट, जैसे कहने का मतलब एसटी लगाओगे, ओके ओके, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। मॉक टेस्ट वगैरह? मॉक टेस्ट आप जितना लगाओगे। अच्छा अच्छा। एसएससी में प्रीवियस ईयर से सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो कैसा है, प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ऐसा? एक्चुअल में क्या है, पूरा वही रहता है, पूरा प्रीवियस ईयर ही रहता है पेपर में। अच्छा अच्छा। हाँ। जैसे मॉक टेस्ट की आपने बात करी, तो मॉक टेस्ट आजकल देखिए टेक्स्ट बुक वगैरह काफ़ी एप्लीकेशंस आ गए हैं, तो इसमें जो टेस्ट आते हैं तो वो एज एसएससी लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं? हाँ जी, उससे अच्छे ही रहते हैं। अच्छा, अगर आप वहाँ पे 150 स्कोर कर रहे हो, हाँ हाँ, तो आप पेपर में 170 अप्रोक्स स्कोर करोगे। अच्छा अच्छा। सर जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे आपने मॉक, जैसे मान लो कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है टेक्स्ट बुक वगैरह, तो उसके लिए ऑफलाइन क्या पॉसिबल, कोई बुक्स वगैरह ऐसा कोई है? बुक्स वगैरह हैं, जैसे गगन सर वगैरह की बुक्स हैं, जैसे स्पेशली मैथ वगैरह के लिए लो तो। अच्छा अच्छा। उसके बाद में किरण का है, वो सब के लिए कंपाइलेशन बनाता है। अच्छा अच्छा, कंबाइंड बनाता है। अच्छा। और जैसे एसएससी में कई सारे एग्जाम होते हैं, लाइक एमटीएस मैंने सुन रखा है, सीएचएल सुन रखा है, सीजीएल सुन रखा है, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या हो सकता है? एक्चुअल में क्या है कि देखो, सीजीएल इसकी सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। अच्छा। उसके बाद में सीएचएसएल है। ओके। और लास्ट में आपका एमटीएस है। तो आपका क्या है, सीजीएल की जो सबसे लोएस्ट पोस्ट रहती है वो सीएचएसएल की सबसे हाईएस्ट पोस्ट रहती है। अच्छा। और जो एमटीएस रहता है आपका जी, वो मिनिस्ट्री वगैरह में आपके जो सीजीएल से इंस्पेक्टर वगैरह बन के जाते हैं, जी जी जी, उनके एक तरीके से पियोन बोल सकते हो एमटीएस को आप। अच्छा अच्छा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है इन एग्जाम्स को, मतलब जैसे सीजीएल का ग्रेजुएशन रहता है जी जी आपका, और आपका सीएचएसएल का 10+2 रहता है। ओके ओके। और आपका ये मैट्रिक लेवल से रहता है एमटीएस। अच्छा, जैसे सीजीएल में हमने सुना प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, सीएचएसएल में क्या होता है और एमटीएस में क्या होता है? सीजीएल और सीएचएसएल, सीजीएल और सीएचएसएल का सेम पैटर्न है। अच्छा अच्छा। अभी 2 साल से हुआ है रिसेंटली। ओके ओके। और आपका एमटीएस में सिंगल पेपर होता है, और उसके बाद में हल्का मुल्का आपका वो रहता है। अच्छा। फिजिकल वगैरह, जिसमें साइकिल वगैरह चलाई जाती है। अच्छा अच्छा, फिजिकल चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, फिजिकल चीज़ें। अच्छा, अब कंप्यूटर बेस्ड का टाइम चल रहा है इस समय, कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो क्या कंप्यूटर एमटीएस, सीएचएल, सीजीएल तीनों में है? नहीं, सीएचएसएल और सीजीएल में तो है। अच्छा। हाँ, अभी एमटीएस में इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, तो क्वालिफाइंग रहता है कि नॉर्मल? नहीं, क्वालिफाइंग रहता है, वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा। जैसे सीजीएल में पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं पूछूं, आप कौन से एग्जाम, मतलब कौन से एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस, कौन से एग्जाम की कर रहे हैं? मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और उसमें भी मेरे को एमए ही चाहिए, भी पॉजिटिव मेरा उधर ही है अभी। अच्छा अच्छा। अभी ये नहीं कि इधर उधर। अच्छा, मतलब एक मतलब डिटरमिनेंट है कि आपको एमए चाहिए। वही चाहिए। अच्छा, मतलब ये मोटिवेशन कैसे आया आपको कि सीजीएल करना चाहिए? क्योंकि मैंने मतलब आपके बारे में जैसे जाना आपसे कि आप भी एक गांव से बिलोंग करते हैं, तो ये मोटिवेशन कैसे जनरेट हुआ? एक्चुअल में मेरी फैमिली में जो लोग हैं ना जी, कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब पे ही है। अच्छा अच्छा। तो मैं देखता हूँ कि सुबह से जाते हैं, शाम को आते हैं। अच्छा अच्छा। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। हाँ, लाइफ स्टाइल इतना अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा। और क्यों ना, जब कुछ करना ही है तो फिर अच्छा किया जाए, तो लाइफ स्टाइल भी अच्छा हो और हम देश के लिए भी काम कर पाए, तो मैंने उसमें एमईए में चुना। अच्छा अच्छा। जैसे एमईए में जाने, जैसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, और एमईए जाने के लिए कितना मुझे कट ऑफ चाहिए होगी? वो आपको टॉप 50 में आना पड़ेगा। ओके। हाँ, तभी आप एमईए में जा पाओगे। तो जिस सीजीएल की हाईएस्ट कौन सी हो सकती है पोस्ट? एक्चुअल में सीजीएल की हाईएस्ट पोस्ट AA है। अच्छा अच्छा। जिस कैग डिपार्टमेंट में जिससे बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो एक्चुअल में क्या, अभी 2 साल से कैग डिपार्टमेंट की वैकेंसी नहीं आई है। अच्छा अच्छा। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर आए। तो अभी कुछ कह नहीं सकते। ओके। उसके बाद में आपका सीजीएल की हाईएस्ट पोस्ट एमईए वगैरह है। तो उसी में आपका वही ड्रीम है आपका? हाँ हाँ। तो सर जैसे कहते हैं ड्रीम पोस्ट आजकल के बच्चों की क्या है एसएससी सीजीएल को लेके ड्रीम पोस्ट? मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, अपना अपना प्रेफरेंस रहता है, किसी का कोई रहता है ड्रीम पोस्ट, किसी का कोई रहता है। जी जी। जैसे मैं देखता हूँ ऑलमोस्ट बच्चों का, जिससे मैं कभी ग्रुपिंग वगैरह में बैठता हूँ। हाँ, ग्रुपिंग। हाँ, तो ज़्यादातर लोगों का इनकम टैक्स रहता है। हाँ, मैंने भी सुना इनकम टैक्स का। कारण क्या है इनकम टैक्स का? इजी है क्या जॉब? ऐसा नहीं, इजी कुछ नहीं है। हाँ। एक्चुअल में क्या है कि दिल्ली वगैरह में जॉब रहता है। अच्छा अच्छा। तो अच्छी लोकेशन पे जॉब मिल जाती है, और इनकम वगैरह भी अच्छा है उसमें। अच्छा अच्छा। क्या उसमें 2 नंबर का भी पैसा टाइम? नहीं सर, ये तो हमको नहीं पता है। अच्छा अच्छा, लेकिन पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? अगर ये कह नहीं सकते ना। अच्छा अच्छा। नहीं, मुझे स्टार्टिंग में लगता था ना कि लोग उसमें जाते ही इस वजह से क्योंकि शायद 2 नंबर कुछ ऐसा मनी होगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा। ये तो हम नहीं कह सकते। तो सर जैसे हम बात कर रहे हैं कि एसएससी, आप जैसे बात कर रहे हैं कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर चुना, तो क्या आप कितने अटेम्प्ट्स आपने दिया इससे? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। इस बार मेरा मेंस भी हो गया। जी जी। और मेरा फाइनल में भी हो गया। तो मेरे को पीए पोस्टल असिस्टेंट मिला है। अच्छा अच्छा। जैसे आपका भी पोस्टल असिस्टेंट में आपने कहा कि आपका हो रखा है, तो क्या आप उसमें जाना चाहेंगे कि आपको एमईए ही चाहिए? नहीं, अभी तो मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया, और मुझे एमईए ही चाहिए। अच्छा अच्छा। इसी वजह से मैं जाना चाहेंगे आप? इसी वजह से मैं प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ अभी भी। अच्छा, यानी एमईए ही लोग आपको क्यों चाहिए? क्या ऐसा डिटर्मिनेशन है उसमें? क्या कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हैं क्या उसमें?
एक्चुअल में क्या है कि आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो वहाँ जाकर। अच्छा। तो मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। एग्जैक्टली यार। तो इसी वजह से मैं एमई में जाना चाहता हूँ। मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा, तो क्या अदर पोस्ट में देश के लिए नहीं होता है? नहीं, देश के लिए सब कुछ होता है, लेकिन अपना अपना हाँ, अपना एम रहता है। exactly. तो मेरा एम हमेशा से एमई में जाना है। अच्छा। चाहे वो यूपीएससी के थ्रू जाना हो, जी जी जी, या फिर एसएससी के थ्रू जाना हो। अच्छा अच्छा। तो मेरा एम उधर ही है अभी। जैसे सीजीएल आपने जैसे सीजीएल के लिए आप एक डिटरमिनेंट है, क्या अदर एग्जाम भी आप दे रखे हैं या आप देते हैं? हाँ, मैं जरूर देता हूँ जी। अच्छा, जैसे आपका फूड इंस्पेक्टर वगैरह यूपी का, जी जी जी, वो मेरा क्लियर हो रखा है। अच्छा अच्छा। और अभी रिसेंटली मैंने अभी वो यूपीएससी सीडीएस वाला एग्जाम दिया था। अच्छा, हाँ अभी रिजल्ट आया है, मैंने देखा। हाँ, रिसेंटली में। जी जी जी। तो उसमें मेरा प्रीलिम्स हो गया है। अच्छा अच्छा। तो उसमें अभी एसएसबी रह गया है। अच्छा अच्छा। तो मैं इस रिजल्ट को क्या लगा सकता हूँ अपने मतलब लोगों को दिखा सकता हूँ? हाँ, मैं शेयर कर सकता हूँ, अपने भाइयों को दिखा सकता हूँ। अच्छा, और एग्जाम आपने कोई और दिए, मतलब जैसे फूड इंस्पेक्टर हो गया, सीडीएस हो गया, और कोई एग्जाम? जैसे आप अभी मुझे आपसे बातचीत कर रहे थे तो आपने कहा था कि आपकी जॉब ऑलरेडी लगी हुई लेखपाल में, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये कैसे आपने लेखपाल को कैसे टारगेट किया, आपका हो गया, ये कैसे किया? एक्चुअल में क्या कि मेरी जो फैमिली है ना, वो इतनी रिच नहीं है। अच्छा। तो फैमिली प्रेशर था। जी जी। तो उसके बाद में यूपी में वैकेंसी आई जी, तो मैंने लेखपाल का फॉर्म फिल किया। अच्छा। एक्चुअल में उससे पहले पेट हुआ था उसका 2021 में। जी जी जी। उसके बाद में 2022 में उसकी वैकेंसी आई, तो उसका मैंने फॉर्म वगैरह फिल किया, तो भरा। उसके बाद उसके लिए प्रिपरेशन की थोड़े दिन, और शायद 10 महीने की मेहनत में मेरा यूपी लेखपाल हो गया था। अच्छा, मतलब प्रॉपर। तो कोचिंग किया था कि नहीं आपने इसके लिए? कोचिंग तो मैंने अभी तक कोई नहीं ली है, मैं सेल्फ पढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा। आज भी। अच्छा, जैसे अभी क्या कहते हैं कि आपने कहा आपने यूपी लेखपाल वगैरह हो गया, तो अगर जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो क्या वो डिटरमिनेंट रहे कि कोई और ऑप्शंस रखे अपने आगे एग्जाम की? वो कौन कौन से एग्जाम हो सकते हैं? जैसे देखो, आप ऑप्शन रख सकते हो। अच्छा। लेकिन आपका एम क्लियर होना चाहिए कि आपको वहीं जाना है। अच्छा अच्छा। आपका अगर आपका एम क्लियर नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है प्रिपरेशन करने का। अच्छा अच्छा। आप पेपर दे सकते हो इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद में अपने एम के लिए लग सकते हैं। एग्जैक्टली, लगे रहो। अच्छा, जैसे आपने अभी कोचिंग की बात की, आप कोचिंग नहीं, तो एक होता है, एक ऑनलाइन मोड होता है, एक ऑफलाइन मोड होता है। आज के टाइम में ऑनलाइन मोड ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो आपके हिसाब से आपका ओपिनियन क्या है, ऑनलाइन की ऑफलाइन? मैं तो यही बोलूँगा कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन मोड आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। अच्छा। आपकी सिचुएशन किस टाइप की है, ओके, आप किस माहौल में पढ़ रहे हो। जी जी जी। तो आपके घर वालों के ऊपर डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा। कि आप ऑफलाइन मोड को पसंद करना चाहोगे या ऑनलाइन मोड को। अच्छा अच्छा। एक्चुअल में क्या, मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन मोड ज़्यादा बेटर है। इसका कारण? इसका रीज़न ये है कि आजकल जैसे जिन लोगों के पास पैसा वगैरह नहीं है, वो लोग भी पढ़ सकते हैं। कोई यूट्यूब की मदद से पढ़ सकता है। अच्छा अच्छा। कोई किसी का बैच लेके पढ़ सकता है, कोई अपने दोस्त से अपने बैच की आईडी लेके पढ़ सकता है। अच्छा अच्छा। तो मैं भी ऐसे ही पढ़ता था। अच्छा अच्छा। मैंने भी अपने दोस्तों से आईडी वगैरह ली है। अच्छा अच्छा। तो उन्हीं की वजह से थोड़ा यहाँ तक आया हूँ। ऐसा नहीं कोचिंग वाले छाप आपको वो कर देंगे कि बताओ पैसा नहीं, दूसरे के पैसे लेके पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं? वो कोचिंग वालों को पता नहीं रहता है, अगर उनको पता रहेगा तो वो तो नहीं करने देंगे। क्योंकि कोचिंग आजकल धंधा बन चुकी है, आपको पता है। हाँ एग्जैक्टली, बात तो सही कहा एकदम। अच्छा, जैसे एक होता है कि यूपीएससी में कहते हैं 8-8 घंटे पढ़ने चाहिए, तो एसएससी में कितने घंटे पढ़ने चाहिए? मतलब क्या ऐसा शेड्यूल, क्या स्पेसिफिक शेड्यूल है क्या? ऐसा घंटे डिसाइड नहीं करते आप कितने घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा ये बोलना है कि आप 6 घंटे पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ो। अच्छा अच्छा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, तो क्या किसी एसएससी कोई नॉर्मल स्टूडेंट है तो वो सीजीएल में आया, मतलब उसने सोचा सीजीएल मुझे ट्राई करना चाहिए, तो अगर अच्छे से कंसिस्टेंट हो गया, आपने कहा ना 3-4-6 घंटे की बात कही आपने, अगर वो कंसिस्टेंट पढ़ रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा एग्जाम को क्रैक करने में? देखो, वो उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी की कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है कि वो 6 महीने में क्लियर कर देता है। अच्छा अच्छा। किसी की कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती है तो उसको 3-3 साल लग जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई टाइम नहीं होता है कि जैसे टीचर बोलते हैं 3 महीने में सीजीएल क्रैक करा दूंगा। हाँ 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 एग्जैक्टली। भाई अगर ऐसा है तो पता नहीं वो आज तक कितने लोगों का करा चुका होता है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं है आज भी। तो ये सब ऐसी बातें हैं मार्केट की। अच्छा अच्छा। तो इनसे जो स्टूडेंट अच्छे हैं वो बच गए हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, नहीं अब एक चीज़ और है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके क्या स्ट्रगल्स रहे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, क्या स्ट्रगल्स रहे, मतलब आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? चैलेंजेस यही थे, कहने का मतलब देखो, हम तो इतनी रिच फैमिली से नहीं थे जी, तो पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही जी। तो एक कहीं जाके अच्छी सी कोचिंग नहीं कर पाए जी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी जी। तो हमको लगता था हमारे दोस्त दिल्ली मुखर्जी नगर जा रहे हैं, कोई हमारा दोस्त कोटा जा रहा है जी जी जी, उसी वजह से हम कोटा वगैरह नहीं जा पाए और आईआईटी वगैरह का एग्जाम दिया तो उसमें हमारा नहीं हुआ था, वहाँ हमें निराशा झेलनी पड़ी थी।
वो ड्रीम था मतलब? वो ड्रीम था हमारा। अच्छा, हर किसी का रहता है 12th के बाद में, एक जुनून होता है। जी जी जी। उसके बाद में हमने एनडीए वगैरह दिया जी, तो उसमें हम एसएसबी वगैरह फेस किए जी, तो उधर भी निराशा हाथ लगी। अच्छा अच्छा। उसके बाद में इधर तैयारी इस फील्ड में की तो इधर हमें सफलता मिल गई। हाँ, हमारा हो गया ना, तो उसके बाद में हमको थोड़ा प्रेशर कम हो गया और सपोर्ट भी मिलने लगा। अच्छा अच्छा। जो सपोर्ट नहीं मिल रहा था ना, हाँ हाँ, वो सपोर्ट भी मिलने लगा। अच्छा, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि ये कर सकता है। अच्छा अच्छा। उससे पहले लोगों को ये लगता था कि कुछ नहीं है, बस टाइम पास कर रहा है। जब पोस्ट असिस्टेंट आपने ये एग्जाम यूपी लेखपाल वाला। अच्छा, यूपी लेखपाल वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। तब लोगों को लगा कि कर सकता है। अच्छा, उसके बाद में अभी रिसेंटली में सीजीएल का रिजल्ट आया तो उसमें पीए ऐसे में पीए वाले में एग्जैक्टली जल्दी हो गया उसमें। हाँ हाँ। तो उसके बाद लोगों को और लगा अब तो अच्छा सपोर्ट है। अच्छा अच्छा। अब तो सीरियस भी आपने कहा एसएसबी के लिए जाना चाहेंगे। हाँ, तो जैसे एसएसबी की हम जब बात करते हैं तो क्या एसएसबी पूरा लक पे बेस है कि कुछ इस पे अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं? हम लोग जैसे मान लो मिथ है कि लक पे होता है कि हो जाएगा, वो लक पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा नहीं है जी इसमें। मेरा मानना ये है कि आपका कंटेंट अच्छा है ना, तो लगभग 10% मानता हूँ मैं तो। अच्छा अच्छा। आपकी मेहनत अच्छी है जी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, चलिए अब पर्सनल बातें मैंने आपसे बहुत ज़्यादा कर दी है। जैसे सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है कि इसमें सबसे मेन है कि ये जो एग्ज़ाम कितने साल में होता है? मतलब 1 साल में एक बार की? हाँ, 1 ईयर में एक बार होता है। 1 ईयर में एक बार प्रॉपर रिजल्ट वगैरह आ जाता है कि इसमें भी लेट वगैरह देखने को मिलता है? रिजल्ट वगैरह आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें हम नहीं कुछ कह सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। भैया कहते हैं कि मैं भैया बोल सकता हूँ आपको क्योंकि मुंह से आपको भैया ही देख के निकलता है, क्योंकि एक सर बोलो। अच्छा अच्छा। जैसे भैया क्या कहते हैं, हम एसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? सीजीएल में 4 सब्जेक्ट होते हैं। आप बता सकते हैं? प्रीलिम्स में आपका 25 क्वेश्चन होता है एक सब्जेक्ट में। अच्छा अच्छा। तो मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। ओके। आपका 100 क्वेश्चन होता है और 200 मार्क्स का होता है। ओके, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है? 1/4 का रहता है। अच्छा अच्छा। मेंस में क्या सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं कि ऐसा कुछ? मेंस में भी सेम सब्जेक्ट रहते हैं। अच्छा। लेकिन उसमें क्वेश्चन का वेटेज डिवाइड हो जाता है। अच्छा अच्छा। मेंस में भी सेम क्वेश्चन होते हैं। जी जी, मतलब सेम सब्जेक्ट्स वगैरह सेम ही रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो वेटेज है ना वो डिवाइड हो जाता है। अच्छा अच्छा। जैसे आपका मेंस में 45 क्वेश्चन इंग्लिश का होता है। जी जी जी। जो एक इंटू जो 3 मार्क्स का होता है। अच्छा, 3 मार्क्स। ओके। 135 टोटल बनता है। ओके ओके। उसके बाद में आपका 25 जीएस का क्वेश्चन होता है। अच्छा, वो भी 3 मार्क्स का होता है। 75 नंबर बनता है आपका। अच्छा अच्छा। और 30 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। अच्छा, वो भी 3 मार्क्स के होते हैं। अच्छा अच्छा। तो 90 नंबर बनता है। ऐसे इस हिसाब से मिला के आपका मैथ्स 390 नंबर का बनता है। अच्छा, इंटरव्यू भी होता है सर इसमें? नहीं, इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। अच्छा, नॉर्मल एग्जाम नॉर्मल होता है आपका। उसके बाद डीबी होता है। अच्छा अच्छा। तो नॉर्मल आपको जैसे हो जाता है आपका सिलेक्शन वगैरह, तो फिजिकल वगैरह में थोड़ा वो साइकिल वगैरह चलवाया जाता है। अच्छा अच्छा। इसमें भी सीजीएल में भी चलवाते हैं? ऐसा बताते हैं लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा भैया, जैसे हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट आपने बताया कि एक बार रिपीट कर दीजिए। अगर मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है और इंग्लिश है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि अगर कोई बच्चा यूट्यूब से पढ़ रहा है तो या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है तो मैं आपसे बेस्ट टीचर ऑनलाइन के जाना चाहता हूँ एक एक करके। जैसे मैथ के लिए मैं तो बताऊंगा आपको गगन प्रताप सर को फॉलो कर लीजिएगा। ओके। और आप फॉलो कर लीजिएगा और लास्ट टाइम तक मत छोड़िएगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। अच्छा, गगन सर इज द बेस्ट। यस। ओके, नेक्स्ट रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए एक मुखर्जी नगर में शशिकट सर हैं। अच्छा अच्छा। तो उनका ऑनलाइन बैच मिलता है। ओके ओके। हमारे पास तो उस टाइम पैसे नहीं हुआ करते थे। जी जी जी। तो हमारा एक दोस्त था, उनका ऑनलाइन बैच ले रखा था। जी जी जी। उन्होंने उसी से उसकी आईडी वगैरह ली थी और वहीं से बैच कंप्लीट किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब मैंने मैथ्स गगन सर, रीजनिंग शशिकांत सर। नेक्स्ट अगर इंग्लिश की बात करें तो? आप इंग्लिश के लिए जैसे मेरे हिसाब से एक मैडम है नीतू सिंह। जी, बहुत पॉपुलर मैम है। या हाँ, बोलो तो पूरे यूट्यूब में छाई रहती है। यूट्यूब में छाई रहती है। जी जी जी, रील्स वगैरह में भी दिखती है। मेरा भी सपना है उनसे मिलने का। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे सीजीएल में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद। हाँ, अच्छा अच्छा। तो एसएससी का फील्ड में सबसे पहले वही मैम आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप उनसे पढ़िएगा। और जीएस के लिए आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। मैं तो ये बोलूँगा कि आप स्टैंडर्ड बुकों को उठाओ। जी जी। वहाँ से तैयारी करो और एनसीईआरटी को पढ़ो। अच्छा अच्छा। आपने बुक की बात करी दी तो मैं ये भी पूछ लेता हूँ कि अब जैसे आपने टीचर्स बता दिए, क्लैरिटी कर दी, अब मैं बुक्स के बारे में पूछूंगा कि क्या इन सब्जेक्ट्स की क्या क्या स्पेसिफिक बुक हो सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि इजी से हार्ड लेवल पे अगर मैं उस बुक को पकड़ के चलूँ, कोई बच्चा एक बुक को पकड़ के चले वो क्रैक कर ले, ये बता दीजिए आप। जैसे मैथ्स में क्या कर सकते हैं? मैथ में आप एक सबसे बेसिक बुक आती है एस.डी. यादव। अच्छा अच्छा। जो हर लड़के के पास होती है। एस.डी. यादव। लेकिन पढ़ता कोई नहीं उसको। अच्छा।
होती है हर लड़के के पास में। जी जी जी। और उससे थोड़ा ऊपर चलना है तो RS अग्रवाल। RS अग्रवाल। उसके बाद में आप एक किसी टीचर को पकड़ लो, जैसे मैंने आपको अभी नाम बताया गगन प्रताप सर। जी जी जी। तो आप उनको पकड़ लीजिएगा, आप आराम से मैथ में 50 और 50 नंबर प्रीलिम्स में पा जाओगे। अच्छा, प्रीलिम्स मेंस हो जाएगा? अब मैथ का है ना ये तो। जी जी जी। तो मेंस मतलब उसमें मैथ्स क्लियर हो जाएगा? मैथ आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, रीजनिंग के लिए क्या बुक हो सकती है सर? रीजनिंग के लिए आप शशिगढ़ सर की एक बुक उठा लीजिए। अच्छा, कोई सी भी बुक उठा लीजिए। अच्छा अच्छा। और मैं यही नहीं बोलूँगा स्पेसिफिक कि आप शशिगढ़ सर की बुक उठाओ, किसी भी टीचर की रीजनिंग की एक बुक उठा लीजिए। अच्छा अच्छा। तो आपका रीजनिंग भी हो जाएगा। इंग्लिश के लिए? इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह को फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा, जैसे उनका खुद वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड बुक आता है। जी जी जी। तो आप उसको पढ़िएगा। और GS के लिए हमने काफ़ी सुन रखा है लूसेंट। हाँ, लूसेंट, जैसे लूसेंट हर बच्चे के पास रहती है। जी जी जी। लेकिन उसको भी कोई नहीं पढ़ता, एक्चुअली वो समझ में नहीं आती बच्चों की। जी जी। तो मैं आपको गाइड करूँगा कि एक सर हैं राघव सर जी। उन राघव सर उन्नाव के नाम से उनका एक प्लेटफॉर्म वगैरह भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या प्लेटफॉर्म फिर से रिपीट कर दीजिए? राघव सर उन्नाव के नाम से उनका एक प्लेटफॉर्म भी है। जी जी। तो आप उस प्लेटफॉर्म से लूसेंट का जैसे डिटेल में सॉल्यूशन पढ़ सकते हो। अच्छा अच्छा। क्योंकि लूसेंट में हम देखते हैं कि काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा होती है, ऐसा लगता है लर्निंग पूरा रटने वाला चीज़ ऐसा लगता है। अच्छा, जैसे GS में भी बात करते हैं हम लोग, स्टैटिक GK की बात करते हैं, तो ये स्टैटिक GK क्या है? मतलब एक करंट अफेयर होता है कि स्टैटिक GK होता है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक करंट अफेयर्स ये है कि आपके जैसे रूटीन में क्या चल रहा है आजकल, आपका जैसे न्यूज़पेपर वगैरह से आप करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ सकते हो। अच्छा अच्छा। स्टैटिक्स हमारा यही है कि हमारे लोक नृत्य वगैरह, अच्छा अच्छा, तो हमारे जैसे स्पोर्ट्स वगैरह ये सब हमारा मतलब फैक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। तो आप क्या प्रेफर करेंगे, करंट अफेयर के लिए क्या टीचर या क्या बुक, या स्टैटिक GK के लिए क्या टीचर क्या बुक? करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब पर आजकल बहुत चैनल है, आप किसी भी एक चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा। मैं ये नहीं कहूँगा आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। जी 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 जी। और अगर मेरे हिसाब से आप पूछोगे तो कुमार गौरव सर जी हैं, हाँ, उत्कर्ष क्लासेस वाले। जी जी बिल्कुल, आप उनको फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा। उनका मॉर्निंग में ही क्लास रहता है। जी जी हाँ, 1 घंटे का। और उसमें वो करंट के साथ में स्टैटिक्स भी क्लियर करा देते हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर कोई बच्चा स्टैटिक और करंट को करना चाहता है तो कुमार गौरव सर बेस्ट है? बेस्ट है मेरे हिसाब से। अच्छा, मतलब जैसे कि ऑनलाइन कोई बुक आप प्रेफर कर सकते हैं? करंट की उनकी खुद की बुक आती है। अच्छा अच्छा। मंथली मैगजीन भी आती है उनकी, और ईयरली मैगजीन भी आती है। अच्छा अच्छा। और हाफ ईयरली मैगजीन भी शायद आती है। अच्छा अच्छा। तो कौन सी बेस्ट है, मतलब कोई भी? मेरे हिसाब से तो आप मंथली मैगजीन लोगों को ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा अच्छा। अच्छा भाई, जैसे कोई एग्जाम, जैसे CGL का एग्जाम होता है 1 ईयर में, तो उससे पहले की करंट कितने साल की करंट आती है? 2 इयर्स। 2 इयर्स की? हाँ, वो डिपेंड करता है आयोग वालों के ऊपर, एग्जाम के ऊपर डिपेंड। टफ करना है तो शायद उठा के पुरानी भी दे सकते हैं। मतलब कोई इस पे फिक्स सिलेबस वगैरह नहीं होता है? देखो, एग्जाम का टफ रहना तो हमारे लिए नहीं, वो सबके लिए टफ है। जी जी जी। तो एग्जाम टफ और इजी तो नहीं कह सकते। जी जी। उसी हिसाब से मेरिट जाएगी फिर। जी जी जी। एग्जाम टफ है तो मेरिट कम जाएगी, एग्जाम इजी है तो मेरिट हाई जाएगी। अच्छा अच्छा। तो यही है, इसी वजह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ना जी जी, कि SSC में भीड़ क्यों है? भीड़ क्यों? हाँ, तो भीड़ कुछ नहीं है, एक्चुअल में क्या है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। अच्छा, भीड़ बढ़ा रखी है, मतलब फॉर्म भर देते हैं? फॉर्म भर देते हैं। हाँ, अच्छा। आपने देखा है किसी भी एग्जाम का कभी 50% से ज़्यादा प्रेजेंट नहीं रहता, नहीं रहता, एग्जैक्टली। किसी का 45 रहता है, किसी का 40 रहता है। जी जी जी। तो कारण यही है, अच्छा। 50% तो वहीं बाहर हो जाते हैं। भीड़ कुछ नहीं है, बस आप पढ़ोगे आपका हो जाएगा, कोई भी हो। अच्छा, ऐसे आपसे अगर मैं पूछूं कि अगर आप प्रिपरेशन के दौरान एक मेंटल स्ट्रेस भी होता है, ठीक है, आपके साथ तो ऐसा नहीं है क्योंकि पहले था आपके साथ, लेकिन आपने एग्जाम क्रैक किया तो फैमिली सपोर्ट हो जाता है, तो आपको भी कभी ना कभी तो मेंटल स्ट्रेस हुआ होगा, तो उस चीज़ को, या और बच्चों को अगर मेंटल स्ट्रेस है तो वो कैसे चीज़ें बैलेंस कर सकता है? देखो, वो डिपेंड नहीं करता आपका एग्जाम हो गया या नहीं हुआ है। जी जी। आपको मेंटल स्ट्रेस कभी भी हो सकता है। अच्छा, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, जी, आप चीज़ों को कैसे ले रहे हो। जी जी। तो यही आप चीज़ों को कैसे ले रहे हो, हाँ, वो हाँ। उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ और अदर प्रैक्टिसेस वगैरह भी कर सकते हैं, लाइक जैसे लोग बोला करते हैं योगा करिए वगैरह, ये सब चीज़ें क्या बेनिफिट देती है एग्जाम? हाँ, जरूर देती हैं। आप एक्सरसाइज वगैरह करिए, अच्छा, कीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देती हैं। पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या आपने ये सब चीज़ें की हैं मेंटल स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए, कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया है? एक्चुअल में मैं किसी चीज़ को ज़्यादा उस पर लेता नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस वजह से मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, मैं हर चीज़ को एक तरीके से नॉर्मल समझ के पढ़ता हूँ। कोई भी चीज़ हो, जी जी जी, कोई भी काम हो, उसको मैं नॉर्मल समझ के करता हूँ। बात सही, अगर हवा बना के काम करेंगे हाँ, तो शायद वो हाँ। चीज़ गड़बड़ा जाए। अरे हम भी स्टूडेंट हैं, वो भी स्टूडेंट है। जी जी जी, तो कोई भी स्टूडेंट है भाई जी, आप पढ़ाई करोगे तो आपका हो ही जाएगा। आप स्ट्रेस में पहले से चले जाओगे तो पढ़ाई कहाँ से करोगे? एग्जैक्टली। जैसे भैया आज के टाइम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, गर्मा गर्म टॉपिक कह सकते हैं, रिलेशनशिप और अट्रैक्शन वाली चीज़ें चल रही हैं, तो SSC एग्ज़ाम वाले एस्पिरेंट्स भी इस पे रिलेशनशिप वगैरह में हो सकते हैं,
तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अगर अट्रैक्शन या रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो क्या वो सही है कि नहीं है? अगर सही आपको लगता है तो वो कैसे हेल्प कर सकता है हमारे पढ़ाई में? देखो, अट्रैक्शन की बात करें जी, मैं आपको बताऊं, कोई भी अट्रैक्शन हो जी, उस 3 महीने तक रहता है। अच्छा, उसके बाद आप 3 महीने तक किसी से नहीं मिलिएगा, जी, आपका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो आप कहीं बाहर जा रहे हो जी, और सिंपल सी बात है, आपकी एज इस टाइप की है, जी, तो आप किसी ना किसी के प्रति अट्रैक्ट हो गए। जी, तो मैं तो यही बोलूँगा, अपने फ्यूचर को ध्यान रखो, जी, और अट्रैक्शन वगैरह तो बाद में भी होंगे। जी, तो मेरा तो यही मानना है कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो हम्म। और अट्रैक्शन वगैरह से जितना हो सके बचो। तो अगर जैसे कोई रिलेशनशिप में चल रहा है तो उस पर आपका क्या टिप्स देंगे, मतलब उसको क्या सलाह देंगे, क्या एडवाइस दे सकते हैं? मैं उससे यही कहूँगा कि क्योंकि अब तो रिलेशनशिप ब्रेक हो नहीं सकता, क्योंकि हाँ। एक होती है ना, उम्मीद बन जाती है। मैं तो उससे यही कहूँगा कि एक दूसरे को चीट ना करें ओके, और ट्रस्ट बनाए रखें। जी, और ट्रस्ट बना रहेगा तो अट्रैक्शन हो भी जाएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। जी, और अट्रैक्शन किसी से हो गया है जी, और ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे को, जी, तब अट्रैक्शन में दिक्कत आती है। अच्छा, तो ना फिर पढ़ाई हो पाती है जी, और ना वो मतलब सही बात है, मतलब ना करियर पे फोकस हो पाता करियर है। पे फोकस हो पाता है। एग्जैक्टली। अगर आप पर्सनल ना समझे तो एक प्राइवेट क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं हम? हाँ, कर सकते हो। जैसे रिलेशनशिप की बात हो रही है ना, तो क्या आपको भी अट्रैक्शन या रिलेशनशिप वाली चीज़ें हुई हैं कि नहीं आपके साथ ऐसा? देखो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और अट्रैक्शन हर किसी को होता है। जी, जी, लेकिन मैं आपको बताऊँ, एक अट्रैक्शन लिमिटेड 3 मंथ तक चलता है। जी, जी, आप अगर किसी से 3 मंथ तक ना मिलो तो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। हाँ, वही चीज़ आप ऐसे ही हम अपने कॉलेज में पढ़ते थे, तो एक हमारी दोस्त थी, उससे हमको अट्रैक्शन हो गया था। हमारी कोई बात नहीं हुई थी। जी, जी, तो उसके बाद में हम अपने घर चले गए, वो दिल्ली तैयारी करने चली गई। अच्छा, अच्छा, तो हम काफ़ी टाइम नहीं मिले एक दूसरे से, जी, जी, तो हमारा अट्रैक्शन खत्म हो गया। ओके, मतलब एक टाइम अट्रैक्शन होता ही है, हाँ, नॉर्मल होता है, वो हर लाजमी किसी को सी बात होता है। ओके। अच्छा भाई, जैसे आपने कहा था कि आपकी ड्रीम जॉब एमईए है, तो एक अगर मान लीजिए आपको मिल जाती है वो जॉब, उसके बाद आपका क्या प्लान रहेगा? देखो, उसके बाद का प्लान तो यही है कि अपनी जॉब को अच्छे से करना है। जी, जी, उसके बाद में अपनी फैमिली के साथ में रहना है। और अच्छा, मतलब फैमिली के साथ रहना है आपको? कहीं घूमने का प्लान नहीं है ऐसा कुछ? घूमने का ड्रीम प्लेस? जैसे एमईए में क्या है, आप एमईए में हो तो घूमने को आपको इतना मिल जाता है कि फिर आप अलग से टाइम निकाल ही नहीं सकते उसके लिए। एग्जैक्टली भी, एग्जैक्टली। जैसे एमईए में क्या मतलब जरूरी है कि 3 साल हम जॉब बाहर करें, ऐसा कुछ कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं क्या मैंने सुन रखा है? जैसे उसका रहता है, आप 18 मंथ से 36 मंथ के बीच में अच्छा, आप जैसे कहीं जा रहे हो, हाँ, हाँ, तो उसी टाइम पीरियड में आप बाहर रहोगे। उसके बाद में आप अपने एमएचए में वापस आ जाओगे। अच्छा, अच्छा, फिर आप इंडिया में इसी टाइम पीरियड के हिसाब से रहोगे। अच्छा, फिर आपको अदर तीसरी कंट्री में, किसी दूसरी कंट्री में हाँ, हाँ, भेजा जाएगा। तो स्टार्टिंग जो होती है हार्ड सी देश में भेजा जाता है। अच्छा। उसके बाद में हार्ड बी वगैरह में, फिर ए वे का तो बहुत लास्ट में नंबर आता है। ओके, इसमें सैलरी का क्या प्रोसेस रहता है भैया ऐसे? आपका इंडिया में 1 लाख के अप्रोक्स रहता है। ओके, और आप जैसे एम्बेसी में जा रहे हो किसी दूसरी कंट्री में, तो आपका 3.5 लाख के आसपास आपका सैलरी बनता है। अच्छा, अच्छा, मंथली। जैसे किसी को जाना ही नहीं है वहाँ पे, मतलब दूसरे कंट्री जाना ही नहीं, वो अपनी कंट्री में रहना चाहता है, ऐसा ऑप्शन हाँ, देते हैं? अपनी कंट्री में रह सकता है वो। ऐसा नहीं कि आपको जाना ही पड़ेगा बाहर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। अच्छा। आप अपनी कंट्री में रहना चाहते हो तो अपनी कंट्री में रह सकते हो। वो भावकाल मेंटेन होता है कि नहीं एमईए में? नहीं, एमईए में भोकाल बहुत ज़्यादा मेंटेन होता है। जैसे मेरे जीजा जी एमईए में हैं। अच्छा, अच्छा, देखो, ये टी शर्ट में जो पहना हुआ हूँ, जी, 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 हाँ, वही मैं देख रहा था, एम्बेसी। हाँ, अफगानिस्तान एम्बेसी की टी शर्ट पहना हुआ हूँ। अच्छा, अच्छा, तो वहाँ का वोकाल तो इस टाइप का है, देखो कि आपकी जो गाड़ी है ना, हाँ, तो बिना राष्ट्रपति के परमिशन लिए कोई आपकी गाड़ी को चेक नहीं कर सकता अफगानिस्तान में। ओके, कोई भी एम्बेसी हो, हाँ, मैं हाँ, अफगानिस्तान का ही नहीं बोल रहा, अच्छा, अच्छा, किसी भी एम्बेसी में जी, आप उसकी गाड़ी को चेक नहीं कर सकते हो बिना उसके होम मिनिस्ट्री से परमिशन लिए। अच्छा, अच्छा। जैसे इंडिया में भी ऐसा होता है, जैसे मतलब वो भौकाल मेंटेन रहता है कि ऐसा नहीं, मतलब जैसे इंडिया में हैं हम, तो क्या जो आपने बोला ना कि राष्ट्रपति वाली चीज़ें बोली आपने, तो ऐसा भी होता है? इंडिया में ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअल में क्या, आप इंडिया में रह रहे हो, जी, तो इंडिया की, अगर आप इंडिया के हो और इंडिया की एम्बेसी में रह रहे हो, जी, तो आपकी गाड़ी को इंडिया तो चेक कर सकता है। हाँ, अच्छा, अच्छा, आप अदर कंट्री में हो तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। अच्छा, अच्छा। पक्ष वगैरह क्या रहते हैं? पक्ष मतलब जैसे ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह, बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब फ्री रहता है? हाँ, वो सब कुछ मिलता है। और आपकी अगर मिसेज गवर्नमेंट जॉब में है, हाँ, हाँ, तो उनको 6 मंथ की जॉब करनी पड़ेगी। 6 मंथ का विदाउट वर्क पे मिलेगा। अच्छा, अच्छा, ये भी है? हाँ जी। तो ये इसी पोस्ट में कि सारे पोस्ट में ऐसा है? नहीं, एमईए में है सर। अच्छा, एमईए में है, तभी आपको शायद ये आपको पसंद है सब चीज़ें। उसके बाद में आपको चाणकपुरी में आपको फ्लैट वगैरह भी मिलते हैं। अच्छा, अच्छा, अपनी फैमिली को रख सकते हो आप यहाँ पे, अगर आप एम्बेसी में हो। हाँ, न्यू दिल्ली वगैरह में हो। न्यू दिल्ली वगैरह। एग्जैक्टली।
आपके बच्चों की एजुकेशन वगैरह बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा अच्छा। और आपका जो इन्वायरमेंट रहता है बच्चों का, वो सब इसी टाइप के लोग रहेंगे, जहाँ एमए वगैरह वाले ही। हाँ, मतलब एक मतलब कहने माहौल एक प्रॉपर मिल जाता है। प्रॉपर माहौल मिल जाता है। तो काफ़ी आपसे बातचीत किया भैया, काफ़ी मज़ा आ रहा है। लगता है बातों का सिलसिला जारी रखूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट फेस में चल रहा हूँ भैया। अब भैया मैं अब लास्ट क्वेश्चन पॉडकास्ट का लेता हूँ, काफ़ी टाइम ले रहा हूँ मैं आपका। तो जैसे कि अगर कोई इनिशियली स्टूडेंट आना चाहता है सीजीएल में, तो उसके क्या डूज़ हैं क्या डोंट्स हैं, मतलब वो उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। ओके। सबसे पहले तो आप उसको, बच्चे को अच्छे टीचरों का चुनाव करना चाहिए। अच्छा। उसके बाद में अच्छी बुक्स का चुनाव करना चाहिए। और लिमिटेड कंटेंट को अपने पास रखना चाहिए। ओके। और मॉक टेस्ट डेली देना चाहिए उसको। ओके। और उसके बाद में प्रीवियस ईयर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है। और क्या नहीं करना चाहिए, उसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि डिफरेंट टीचरों से नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। और एक फोकस बना लेना चाहिए कि मुझे इतने दिन तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। ओके। ज़रूरी नहीं है कि उसी बार में हो जाए वो। आप अगली बार उसको ट्राई करो जी। अगली बार भी नहीं होता तो आप अगली बार ट्राई करो। अगर आपने मेहनत की है जी तो आप सक्सेस हो जाओगे। ओके। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँ जी, आप किसी भी फील्ड में जाओगे जी, और उस फील्ड में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दोगे ना, जी, जी, तो आप उस फील्ड में महारत हासिल कर लोगे। अच्छा, चाहे आप, जिससे आजकल मैं देख रहा हूँ यहाँ क्रेज चल रहा है कि एक लड़का 4 लड़कियों के साथ गर्लफ्रेंड वगैरह ये सब चल रहा है। एक लड़की 4 लड़कों के साथ में, हाँ, फ्रेंड बना के काम। आप जिस चीज़ को अपना टाइम दोगे ना, वो आपकी होगी। ओके। वो कुछ भी हो, चाहे स्टडी हो, चाहे आप कोई लड़की हो, जी जी, कुछ भी हो, वो आपका होगा अगर आप उसको टाइम दे रहे हो तो। अच्छा, तो आपने अगर मेहनत की है जी, तो आप कामयाब हो जाओगे। अच्छा, और आपकी मेहनत कहीं ना कहीं काम आएगी। ओके। तो चलिए अब यहीं पे हम सोच रहे हैं एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने हमको बहुत ज़्यादा टाइम दिया, तो थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद आपका भी, आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया जी, और अपना अमूल्य समय मुझे दिया। जी, एक्चुअल में ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जी। आज तक मैं किसी भी चैनल पे या छोटे मोटे चैनल पे भी मैंने कोई भी पॉडकास्ट वगैरह नहीं किया है। जी, जी, तो थोड़ा बहुत जो बोलने में ये प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, जी, जी, इसी वजह से आ रही है। एक्चुअल में मैं इतना प्रिपेयर भी नहीं हूँ। जी, नहीं सर, प्रिपेयर करने की बात ही नहीं, क्योंकि मैं चाहता था, मैंने इसलिए आपसे स्क्रिप्ट वगैरह पहले भेजी ही नहीं। मैं चाहता था कि एक एस्पिरेंट आए, प्रॉपर एक्सप्लेन करे। अच्छा, थोड़ा बहुत मैं आपको पहले से जानता था, और मतलब स्क्रिप्ट भेजने का मतलब फिर वो चीज़, वो जो कहते हैं ना नेचुरल चीज़ नहीं आ पाती है जो अभी आपने पेश किया। और आपको लग रहा है ऐसा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मतलब बहुत अच्छा बोला, जो चीज़ बोला ट्रुथ लेवल पे बोला, क्योंकि कई लोग ना झूठ बोलते हैं, लेकिन आपने एकदम ट्रुथ बोला। थैंक यू। आजकल यूट्यूब में चल क्या रहा है, सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ जितने भी पॉडकास्ट वगैरह आ रहे हैं, जी जी जी, सब में झूठ चल रहा है। जी जी, एक्चुअल में दिक्कत क्या है कि उनके फॉलोअर्स वगैरह इतने ज़्यादा हो चुके हैं ना, जी जी जी, कि लोग उन पर बिलीव बहुत जल्दी कर जाते हैं। जी जी, आजकल के बच्चों का मैच्योरिटी स्तर इतना अच्छा है ही नहीं। जी जी जी, तो मैं देखता हूँ जितने भी लोग होते हैं, पढ़ रहे हैं, जी, जब उनसे बात करो तो ऐसा लगता है कि उनका लेवल ही नहीं, वही चीज़। इसी वजह से सर लास्ट एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारा स्पीड राउंड होता है, जिसमें हम लोग क्विक फायर क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब जल्दी क्वेश्चन रहता है, तो मैं आपसे करने वाला हूँ। आर यू रेडी? यस, रेडी। कोचिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑनलाइन ज़्यादा बेस्ट है। बेस्ट टीचर ऑफ रीजनिंग? शशिकर सर। बेस्ट टीचर ऑफ मैथ्स? गगन प्रताप सर। बेस्ट टीचर ऑफ जीएस? जीएस में मैं स्पेसिफिक किसी टीचर का नाम नहीं ले सकता जी, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिएगा। बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश? नीतू सिंह। बेस्ट बुक ऑफ मैथ्स? एच.डी. यादव बेसिक बुक है, उसके बाद में आप गगन सर की किसी भी बुक को ले सकते हैं। बेस्ट बुक ऑफ जीएस? जीएस के लिए आपको बेसिक स्टार्टिंग एनसीईआरटी से करनी है। ओके, उसके बाद में लूसेंट वगैरह और जितनी भी स्टैंडर्ड बुक हैं, ओके, आप उनको पढ़ो। बेस्ट बुक ऑफ रीजनिंग? रीजनिंग के लिए आप किसी भी टीचर की एक स्पेसिफिक बुक ले सकते हो, जरूरी नहीं है किसी भी एक स्पेसिफिक टीचर की बुक होनी चाहिए। आप किसी भी एक टीचर की ले सकते हो। बेस्ट बुक ऑफ इंग्लिश? इंग्लिश के लिए नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आती है, ओके। आप उसको ले लीजिए। बोरिंग सब्जेक्ट आपका? चलो, मेरा बोरिंग सब्जेक्ट कॉलेज टाइम में था, ओके। ड्राइंग। और सीजीएल में क्या है बोरिंग सब्जेक्ट? और सीजीएल में पूछोगे तो सीजीएल में तो कुछ नहीं है। अगर सीजीएल में किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ोगे ना, जी, तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ओके, यहाँ बोरिंग लग रहा है फिर भी पढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली। टफ सब्जेक्ट? मेरे लिए टफ सब्जेक्ट जैसे जीएस है। ओके। इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रीजनिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रीजनिंग, जिसको छोड़ के नहीं जाना हमको एग्जाम के लिए?
एक्चुअल में देखो ऐसा तो कुछ नहीं है कि किस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है। एग्जैक्टली आपको सब टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो ये जरूरी नहीं कि कोई कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सब टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी इजी है टफ है? एसएससी पढ़ने वाले के लिए इजी है। और जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी है। उसके लिए ग्रुप डी भी बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ है। ओके, करेक्ट टाइम फॉर प्रिपरेशन? सी मैं तो मॉर्निंग में पढ़ता हूँ। ओके। हाँ, तो मैं डे में पढ़ता हूँ जी। वो डिपेंड करता है आप किस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करोगे, अपने हिसाब से पढ़ो। ओके, थैंक यू सो मच सर एंड नमस्ते सर। थैंक यू तो आपका मुझे अदा करना चाहिए जी, क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया जी। और मैं आपके माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से बीबर से या मेरे जो भाई बहन हैं स्टूडेंट वगैरह उनको ये बोलना चाहूँगा जी कि आप अच्छे टीचरों को चुनाव करो जी और अच्छे से पढ़ाई करो जी। ऐसा कुछ नहीं है कि एसएससी में भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में लोग पढ़ाई नहीं करते जी। आपका धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।